इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 4 व्यक्तियों को बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में ही वर्ष 2009 के एक कथित बलात्कार मामले के संबंध में 4 लोगों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है कि ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमत था कि इस मामले में पीड़ित के द्वारा कथित बलात्कार में सहमति दी गई थी। निचली अदालत में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। तो इसके संबंध में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी इस बात का समर्थन किया जिसमें पीड़िता और जिस व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था उसमें पीड़िता ने सहमति दी थी और इसी आधार पर उन 4 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। इस केस का टाइटल है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बलवान सिंह और अन्य। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लाइव लॉ हिंदी के अनुसार मामले के तथ्यों के अनुसार 22 अप्रैल 2009 को वास्तविक शिकायतकर्ता मुन्ना लाल ने कानपुर देहात के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी को 7 अप्रैल 2009 को आरोपी बलवान सिंह और अखिलेश ने अगवा कर लिया है। उसकी तलाश करने के बाद शिकायतकर्ता को अखिलेश नामक व्यक्ति से पता चला कि उसके भाई सियाराम और उसके बहनोई ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। उसकी सुरक्षा के डर से उसने पुलिस को सूचना दी। वादी था उसकी नाबालिग बेटी को 7 अप्रैल 2009 को अगवा कर लिया गया बलवान सिंह और अखिलेश के द्वारा। जब उसने उस घटना के जो आरोपी थे अखिलेश सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उसके भाई सियाराम और उसके बहनोई ने उसकी बेटी को अगवा किया है। इसलिए लड़की की सुरक्षा के चलते उसके पिता ने उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करवाई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब FIR दर्ज हो गई तो पुलिस ने विवेचना की। विवेचना के बाद सबसे पहला पुलिस का कदम था कि उस महिला को बरामद किया जाए। पुलिस द्वारा की गई तलाश के बाद पीड़िता को आखिरकार 3 मई 2009 को आरोपी बलवान सिंह के साथ रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया। आरोपी बलवान को हिरासत में ले लिया गया और पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया गया। 3 मई 2009 को पीड़िता को, उस लड़की को आरोपी बलवान सिंह के साथ एक रेलवे स्टेशन के पास बरामद किया गया और वहां से उस महिला को हॉस्पिटल मेडिकल के लिए भेज दिया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि किसी भी मामले में चाहे वो मारपीट का मामला हो, 307 का हो, अगर आप चोट दर्शा रहे हैं अपनी FIR में कि हमें बहुत मारा पीटा गया है, खून निकल आया है, सर टूट गया है, हाथ टूट गया है, तो उसमें मेडिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है और मेडिकल में आपके द्वारा जो बताया जा रहा है उसकी पुष्टि होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। खून निकला है, आपने सर से बताया, तो सर पे चोट आनी चाहिए। चोट की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चोट किस प्रकृति की थी, क्या उससे किसी व्यक्ति की मौत संभव थी कि ऐसे ही 307 लग जाएगी। उसी तरह जो रेप के मामले होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, उनमें भी मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है। किसी भी रेप के मामले में रेप की पुष्टि अगर मेडिकल से हो जाती है तो उस व्यक्ति को सजा होना लगभग तय हो जाता है जिस पर उसका आरोप है। तो इस मामले में भी मेडिकल का इंतजार था। अब मेडिकल क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। मेडिकल जांच में कोई चोट नहीं पाई गई। हालांकि पीड़िता की जो प्राइवेट पार्ट है वो डैमेज थे। रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन के आधार पर उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई गई। महिला डॉक्टर की राय में पीड़िता को यौन संबंध बनाने की आदत थी और बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी गई। मेडिकल रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं उसमें पहला तथ्य सामने आता है मेडिकल जांच में कोई चोट नहीं पाई गई। जब भी किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है या कोई ऐसा ही दुर्दांत अपराध किया जाता है तो महिला उसका विरोध करती है। ज़्यादातर मामलों में, कुछ मामलों को अपवाद के रूप में छोड़ दें तो जब महिला विरोध करेगी तो चोट हो लगेगी किसी ना किसी को, या तो स्वयं महिला को लगेगी या उस दूसरे पक्ष को लगेगी। तो कोई भी चोट उस महिला के ऊपर नहीं पाई गई। दूसरी चीज़, उसका जो प्राइवेट पार्ट्स था वो जरूर डैमेज था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब किसी पीड़िता के साथ कोई गलत काम होगा तो उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि जो पीड़िता है वो नाबालिग है, लेकिन जब रेडियोलॉजी के माध्यम से पता किया गया तो उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, नाबालिग नहीं थी, एक बालिग लड़की थी। चौथी चीज़, डॉक्टर की राय में वो पीड़िता, वो महिला यौन संबंध बनाने की आदत थी। और सबसे महत्वपूर्ण पांचवी चीज़, बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। कोई भी महिला जो अभ्यासतन यौन संबंध बनाती हो उसके संबंध में बलात्कार की राय देना बहुत मुश्किल हो जाता है और वही इस डॉक्टर की राय थी। तो ये 5 चीज़ें मेडिकल में स्पष्ट हो गई। अब हम लोग आते हैं कि न्यायालय के द्वारा कितने आरोपियों के खिलाफ आरोप बना और किन धाराओं में बना। न्यायालय द्वारा आरोपी बलवान सिंह, अखिलेश, सियाराम और विमल चंद्र तिवारी, इनके खिलाफ धारा 376, धारा 366 IPC के तहत आरोप तय किए गए। कुल 4 आरोपी थे और चारों के खिलाफ 376 और 366 के अंतर्गत अपराध तय किए गए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों कि अगर इसमें जो पीड़िता थी उसकी उम्र 18 साल से कम होती
तो पॉक्सो लगती और 366 के साथ साथ 363 भी लगती। ठीक है, 363 बढ़ जाती और पॉक्सो बढ़ जाती। अगली चीज़ आती है इसमें कि ट्रायल कोर्ट ने जो अभियुक्तों को बरी कर दिया था, किन आधारों पर ट्रायल कोर्ट ने बरी किया। आरोपी को बरी करने वाले अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट ने अपने सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर पाया कि पीड़िता, जो कि बालिग है, स्वेच्छा से आरोपी के साथ घर से चली गई। मदद मांगने के अवसर मिलने के बावजूद उसने किसी को सचेत करने या अपने कथित अपहरण के बारे में सूचना देने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे यह साबित हुआ कि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी। यह भी पाया गया कि ना तो आरोपी उसकी इच्छा के विरुद्ध ले गया और ना ही उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए, इसलिए आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे मुकदमे में पाया कि जो पीड़िता थी वो नाबालिग नहीं थी, बालिग थी और अपना निर्णय लेने में सक्षम थी। आरोपी उसे भगा कर नहीं ले गया था, स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो उसके पास दूसरे लोगों से मदद मांगने का पर्याप्त अवसर था। उसने कोई मदद नहीं मांगी किसी भी व्यक्ति से। उसने अन्य लोगों को सूचना देने का भी कोई प्रयास नहीं किया कि दूसरे लोगों को बता दे कि उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, भगा कर ले आए हैं। न्यायालय ने यह भी पाया कि उस महिला को आरोपी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले आया था, बल्कि महिला स्वयं उसके साथ आई थी और उस महिला की इच्छा के विरुद्ध ना ही उसने यौन संबंध बनाए। ये सब उस महिला की मर्जी से ही हुआ था, इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस की यह स्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते समय भले ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हों, अपीली न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के निष्कर्ष को बाधित नहीं रहना चाहिए। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने अपनी इस मामले पर यह राय रखी। अब इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय का भी हवाला दिया। वो निर्णय था, न्यायालय ने शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलट देता है तो उसे अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा और सिद्धांत पर उचित वजन और विचार देना चाहिए कि इस तरह की धारणा ट्रायल कोर्ट द्वारा पुष्ट और मजबूत की गई है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जब हाई कोर्ट किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटे तो उसको देखना चाहिए कि क्या उस फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त सबूत विद्यमान है। अब दूसरी चीज़, जब इसमें स्पष्ट ही था कि महिला आरोपी व्यक्ति से मिली हुई थी, उसकी अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी, तो हाईकोर्ट में अपील क्यों की गई? भाई ऐसे ही किसी मामले में हाईकोर्ट में अपील नहीं हो जाती है। सबसे पहले आपको अपील के आधार बताने होते हैं, किन आधारों पर अपील करेंगे। ट्रायल कोर्ट में जो मुकदमा चला इतने सालों तक, उस दौरान ट्रायल कोर्ट की कौन सी गलतियां हैं, किन सबूतों को ट्रायल कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया है जिनके आधार पर आप हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट में जाने के लिए क्या आधार थे, उन आधारों को भी हम लोग जान लेते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बरी होने के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य ने इस आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य को गलत पढ़ा, क्योंकि तथ्यों के दोनों गवाहों PW1 शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता और PW2 पीड़िता ने आरोपी प्रतिवादियों के अपराध को पूरी तरह साबित किया है। तो जो सरकार थी, जो निचली कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में हार गई थी, उसने हाई कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो PW1 वादी थे, शिकायतकर्ता थे और पीड़िता के पिता थे, और PW2 स्वयं पीड़िता, दोनों फैक्ट विटनेस थे, उन दोनों के बयानों को न्यायालय ने सही से नहीं पढ़ा, उसमें गलती की है। अपील का दूसरा आधार था कि पीड़िता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने बुरा काम किया है, इसका तात्पर्य है कि उसके साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार यह प्रार्थना की गई कि उनकी बरी को रद्द कर दिया जाए। दूसरा आधार यह था कि जो पीड़िता थी PW2, उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उसके साथ गलत काम किया है। गलत काम का मतलब था उसके साथ बलात्कार किया गया है। अब आते हैं हम लोग कि हाईकोर्ट की फाइंडिंग क्या है। हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के 15 दिन बाद FIR दर्ज की गई और अभियोजन पक्ष ने इस अत्यधिक देरी को ठीक से स्पष्ट नहीं किया। सूचनाकर्ता यानी कि वादी PW1 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, और मुख्य गवाह रोहित जो कि पीड़िता का भाई था, लेकिन अभियोजन पक्ष के द्वारा मुकदमे के दौरान उससे कोई पूछताछ ही नहीं की गई। तीसरी बात हाईकोर्ट ने कही कि पीड़िता अपनी गवाही के अनुसार 25-26 दिनों तक आरोपी बलवान के साथ रही और फिर भी उसने यात्रा के दौरान राहगीरों से सहायता मांगने के लिए कोई शोर नहीं मचाया या आरोपी के परिवार के सदस्यों की महिलाओं से कोई शिकायत नहीं की।
जिनके घर पर उसे कथित रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। चौथी चीज़, मेडिकल लीगल जांच रिपोर्ट यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि उसके शरीर पर बाहरी या आंतरिक चोट का कोई निशान नहीं पाया गया। उसकी मेडिकल आयु निर्धारण रिपोर्ट में भी उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 फाइंडिंग की इस मुकदमे में। सबसे पहली फाइंडिंग की, जो एफआईआर थी वो घटना के 15 दिनों बाद दर्ज की गई। दूसरी चीज़, जो PW1 है शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता, वो कोई आई विटनेस नहीं है, महत्वपूर्ण गवाह था इसका भाई, किसका, पीड़िता का भाई रोहित। उसको न्यायालय में पेश ही नहीं किया, उससे कोई पूछताछ ही नहीं की। तीसरी चीज़, पीड़िता अपनी गवाही के अनुसार 25-26 दिनों तक अभियुक्तों के साथ रही, अभियुक्तों के घर पर रही, और इसी बीच उसने ट्रैवल भी किया। तो ट्रैवल के दौरान उसने किसी भी व्यक्ति से अगवा किए जाने के संबंध में कोई बात नहीं की, ना किसी से कोई सहायता मांगी। एक और चीज़, जब जिस व्यक्ति के घर में रह रही थी उस व्यक्ति की महिलाओं से भी उसने कोई शिकायत नहीं की कि उसको अगवा करके रखा जा रहा है, जिस घर में वो बंधक थी। सबसे अंतिम चीज़, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट थी उसमें उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी और उसमें रेप की पुष्टि नहीं हो रही थी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवेश के राज्य की अपील को खारिज कर दिया और अभियुक्तों की बरी को बरकरार रखा कि उनको बरी कर दिया जाए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।